नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी 8 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट ओबू जीके के सवाल, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने वाले हैं। तो बने रहिए एक वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जो भी पेंडिंग पीडीएफ है वो जल्दी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस हो गया, एसआई हो गया या फिर यूपीएसआई है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये है कि 1 वर्ष की वैलिडिटी में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं जो स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के कंडक्ट कराए जाते हैं, और इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 100+ एग्जाम्स के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आपको मिल रहे हैं। आपका कंसेप्ट कितना ही कवर क्यों नहीं हो जाए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो एग्जाम में सवाल मिस होने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट के कारण तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। जैसे कि ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट यहाँ पर इस पास के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट हैं। अन्य जितने भी वेरियस एग्जाम है सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। टीटीजी की से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है सिप का, बैंक से लोन लेने के दौरान सिक्योरिटी के लिए जो गिरवी या फिर प्लेज रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो बैंक से जब आप ऋण रहते हो, लोन लेते हो, उस केस में कुछ आपको गिरवी रखना होता है एज ए प्लेज, तो वो हो जाएगा कोलेट्रल कहलाता है। इसका जो टर्म पूछी थी उस टर्म को क्या कहते हैं, तो कोलेट्रल हो जाएगा। समपार्श्विक है जो सिक्योरिटी जमा कराई जाती है। समपार्श्विक में अचल संपत्ति या अन्य प्रकार की संपत्ति हो सकती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सबसे युवा टेस्ट कप्तान कौन है। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इन 39 में से कितने आपके सवाल करेक्ट हो सकते थे। सबसे युवा टेस्ट कप्तान का आपको पूछा तो राशिद खान करेक्ट हो जाएंगे। ये अफगानिस्तान के टेस्ट कप्तान है, सबसे युवा रह चुके हैं टेस्ट कप्तान के केस में 20 वर्ष 350 डे में। सबसे युवा वनडे इंटरनेशनल कप्तान में भी राशिद खान का नाम आता है। सबसे युवा T20 इंटरनेशनल कप्तान में वृंदीप सिंह का नाम आता है। अगला सवाल देखिएगा, पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि एक व्याकरण थे। कौन थे? व्याकरण का मतलब क्या हो गया, ऐसे व्यक्ति को जो व्याकरण का विशेषज्ञ है उन्हें व्याकरण बोला जाता है। तो व्याकरण थे पाणिनि, तो यहाँ पर हो जाएगा ये व्याकरण। और आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके द्वारा व्याकरण का जो नाम है रचित, उसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा लिखित और रचित जो व्याकरण है उसका नाम है अष्टाध्यायी, बहुत बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जो बृहदेश्वर टेम्पल है, मंदिर है, वो कहाँ पर है। तो बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा तमिलनाडु के तंजावुर में। कौन सी नदी के तट पर है, तो ये कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है, बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर तमिलनाडु में। निर्माण बहुत बार पूछा जाता है, तो तमिल किंग राजाराज चोल प्रथम के द्वारा निर्माण हुआ है 1003 से 1010 एडी के मध्य। नेक्स्ट वन देखिएगा, नाताल इंडियन कांग्रेस एनआईसी है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो नाताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई है, किसने की थी ये आपको पूछा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। और एनआईसी की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ना, इसका उद्देश्य था। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या जो सेकेंड स्थान पर सिटी है वो दिल्ली हो जाएगी। प्रथम स्थान पर मुंबई है, तीसरे स्थान पर बेंगलुरु और चौथे स्थान पर हैदराबाद है। 2018 का पद्म भूषण अवार्ड किस क्रिकेटर को दिया गया था। तो 2018 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है, वो कौन से क्रिकेटर को मिला है, तो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। और इसी अवार्ड में पद्म भूषण 2018 में श्री पंकज आडवाणी को, जो स्पोर्ट्स में जो बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं, उनको मिला है पद्म भूषण 2018। पद्म विभूषण की बात करिए तो भूषण पूछा गया था, पद्म विभूषण 2018 में ये किन को मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन तीनों को मिला है पद्म विभूषण 2018। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2019 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के गुडविल एम्बेसडर किससे बनाया गया था। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होकर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा आंसर कर दिया था। प्रियंका चोपड़ा है यूनिसेफ की, न कि यूएनडीपी की। तो आपको पूछा था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के गुडविल एम्बेसडर, ये हो जाएगा पद्मा लक्ष्मी को।
पद्मा लक्ष्मी हैं, इंडियन अमेरिकन टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं। इन्हें बनाया गया है यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर सद्भावना दूत 2019 में। प्रियंका चोपड़ा को जो ग्लोबल यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था वो 2016 में बनाया गया था। ये यूनिसेफ का बनाया गया था। एनटीपीसी में एक सवाल पूछा हुआ इससे पहले, यूनिसेफ 2018 में या फिर सबसे युवा सद्भावना दूत कौन है, तो मिल्ली बॉबी ब्राउन है। अगला सवाल देखिएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान लोन देने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्थान कौन सी हैं, तो कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो वित्त प्रदान करने के लिए जो टॉप मोस्ट शीर्ष बैंकिंग संस्थान है वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन कौन है नाबार्ड की, GR चिंताला। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर प्लांट किंगडम एम्फीबियन यानी पादप जगत में उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है, तो पादप जगत में उभयचर है वो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। उभयचर का मतलब पादप जगत में क्या हो जाता है, तो ये जो पादप जगत का जो ब्रायोफाइटा है ये लैंड और वाटर दोनों ही केस में सर्वाइव कर जाते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में। जैसे कि ब्रायोफाइटा में उदाहरण हो जाते हैं मॉसेज, हॉर्नवॉट है, लिवरवॉट है, ये उदाहरण है पादप जगत में उभयचर ब्रायोफाइटा के। एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है गैर सहेवनी पौधा कौन सा, तो वो भी ब्रायोफाइटा है जिसमें सहेवनी उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, तो इस केस में भी ब्रायोफाइटा हो जाएगा। कौन सा देश भारत के संविधान का विदेशी स्रोत नहीं है, तो कौन से देश से भारत के संविधान में विदेशी स्रोत एडॉप्ट नहीं किए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेनमार्क करेक्ट है। कोई भी विदेशी स्रोत अपने संविधान में नहीं लिया गया है डेनमार्क से। किस वंश के शासक प्रशस्ति के रूप में लिखते थे, तो यहाँ पर बताऊँ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूलोजी यानी जो प्रशस्ति है वो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ है वो प्रशस्ति कहलाता है। तो किस वंश के शासक ये प्रशस्ति लिखते थे, तो ये गुप्त वंश हो जाएंगे, स्पेशली समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर छलिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो किस राज्य में डांस किया जाता है। छलिया डांस है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र, तो उत्तराखंड राज्य करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया है कोबोल एवं फोर्ट्रेन लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो इससे पहले भी ये पूछा हुआ सवाल है, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट को डाउट है कि थर्ड लैंग्वेज, तो ऑप्शन में नहीं था, जैसे कि स्टूडेंट ने बताया फर्स्ट था, सेकंड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, तो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज है। ये जनरेशन सेकंड जनरेशन जहाँ पर सबसे पहले कोबोल और फोर्ट्रेन लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रेन है उसका प्रयोग किया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है 2019 में 15वां जो प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था, तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 में वाराणसी में मनाया गया था। कब, 20 से 28 जनवरी 2019 को। थीम पूछ ले तो 2019 में जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में मनाया गया उसकी थीम है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। और इसमें जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी वाराणसी में आयोजित जो वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है उस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। और बात करूं यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस की कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जैसे कि बात करूं 2020 का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2020 है जिसका आयोजन 9 जनवरी 2021 को हुआ था। ये एक वर्चुअल प्रारूप था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 2020 की थीम है जो 21 में आयोजित हुआ 9 जनवरी 2021 को आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इसकी थीम हो जाएगी। तो आप कहेंगे सबसे पहले शुरुआत कब हुई है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की, तो शुरुआत हुई है 2003 से। अगला सवाल देखिएगा राज्य के नीति निरीक्षक तत्व, जिसमें एक आर्टिकल पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है वो आर्टिकल 51 में वर्णित है। जो राज्य के नीति निरीक्षक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है। आर्टिकल 51A में क्या है, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर रेगिस्तान में कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो कैक्टस नामक पौधे में होता है, ये स्पेशली रेगिस्तान में जो कैक्टस पौधा है वहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ होता है, तो वैसे आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल आवश्यक है जो पत्तियों में रहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन जो कैक्टस पौधा है इसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, तो ये हो जाएगा आपकी स्टेम में, क्योंकि इसमें दृश्य पत्तियाँ नहीं होती हैं, इसलिए स्टेम और या फिर तना में होता है फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल देखिएगा
कौन सा महारत्न या पीएसयू कंपनी नहीं है? एक ऑप्शन इस टाइप से बीएसएनएल दिया गया था जो करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपेज। ये हड्डी कहाँ पर? कान की हड्डी है जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में होती है। आपको पूछ ले हार्डेस्ट बोन हड्डी कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की सबसे कठोर हार्डेस्ट है वो जो बोन हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर सोनार का कार्य क्या है? सोनार है इसका कार्य क्या हो जाएगा? सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। तो ये उपयोग करती है प्राध्वनि तरंगों का जिसका इस्तेमाल जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो सोनार में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट में देखिएगा आकाश में जो अरबों तारे हैं, गैस हैं, धूल हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? धूल के बादल हैं, तारों का समूह, अरबों तारों का समूह, गैसें वगैरह, तो ये गैलेक्सी कहलाती हैं। जैसे पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी है मिल्की वे। एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है मिल्की वे के सबसे नज़दीक में कौन सी मेजर गैलेक्सी है? तो ये हो जाएगी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हो जाएगा भारत का, जो यहाँ पर रेलवे लेंथ के अकॉर्डिंग, रेलवे लाइन के अकॉर्डिंग 68,000 किलोमीटर है। चौथे स्थान पर प्रथम यूएसए है, 2,02,500 किलोमीटर लंबाई है। सेकेंड चाइना, तीसरे स्थान पर रशिया है, चौथे स्थान पर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का हो जाएगा चौथे स्थान पर। आर्यभट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टिया किस भाषा में है? तो आर्यभट्टिया जो पुस्तक है आर्यभट्ट के द्वारा लिखित है ये संस्कृत भाषा में 499 एडी में लिखित है इन्होंने। 2007 में टाटा कंपनी के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो टाटा कंपनी ने 2007 में जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था उसका नाम है एका। एका एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वन, एक हो जाएगा। और टाटा कंपनी में यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के द्वारा निर्मित ये एका कंप्यूटर है। टीसीएस जो लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। परमाणु भट्टी या जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें कौन सा ईंधन फ्यूल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूल यहाँ पर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 है। पेयर के रूप में ऑप्शन दिए गए थे, जो ये करेक्ट करना था। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल। मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल और ग्रेफाइट का। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्वेरिटी कीबोर्ड है। क्वेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? तो कुल 104 की हो जाएगी। किस मिट्टी में सर्वाधिक आयरन, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पाया जाता है? सर्वाधिक आयरन मैग्नीशियम है ये ऑप्शन थे, तो यहाँ पर काली मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक सॉइल में सबसे अधिक मैग्नीशियम, चूना और लोह तत्वों, कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता रहती है। और आपको पूछ ले भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी है। लेटेराइट और लाल मिट्टी जो ऑप्शन थे, तो इसमें सबसे अधिक प्रचुरता रहती है लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की। अगला सवाल अल्ट्रासाउंड से संबंधित आपको एक गलत कथन पूछा था, क्या ऑप्शन थे? कमेंट करके बताना। अल्ट्रासाउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और इसका प्रयोग जैसे कि रेलवे लाइन में दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यदि परावर्तित होकर वापस नहीं आती इसका मतलब वहाँ पर दरार है। अगला सवाल सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू है उसमें सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयू सार्वजनिक उपक्रम कंपनीज हैं उसमें सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचना ये कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कहलाता है, जिसका उपयोग जो इनसे धन अर्जित होता है सरकार अन्य योजनाओं में लगाती है। तो विनिवेश की प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा बेच देती है, लेकिन पीएसयू में उनका मालिकाना हक बना रहता है, कुछ परसेंटेज है वो सेल कर देती है। और अगर किसी पीएसयू का निजीकरण होता है उस केस में वो सरकार 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है वो निजीकरण में। अगला सवाल क्या एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान की मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन का निर्धारक करता है? तो पूरे संविधान को एक संक्षिप्त रूप से आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा ड्यूरिंग इक्विनॉक्स द अर्थ इज, जो विषुव होता है उसके दौरान पृथ्वी की स्थिति आपको पूछी है जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य के दोनों तरफ। देखिए न तो सूर्य की ओर होता है न ही सूर्य की दूसरी तरफ होता है। उस केस में क्या होता है दिन और रात की लंबाई इक्वल हो जाती है, जिसे विषुव या इक्विनॉक्स बोला जाता है। होता क्या है एक्चुअल में पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी धुरी पर और सूर्य के
चक्कर लगाती हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुके हुए सूर्य की जो चक्कर लगाती है, तो इस प्रकार वो वर्ष में एक बार पृथ्वी इस स्थिति में आती है जब वो सूर्य की ओर झुकी हुई रहेगी और एक बार सूर्य की दूसरी ओर झुकी हुई रहेगी। लेकिन यहाँ पर 2 बार स्थिति ऐसी आती है जिसमें न तो पृथ्वी है वो सूर्य की एक ओर रहेगी, न ही दूसरी ओर रहेगी। एक तरीके से कह सकते हो बीच वाली जो स्थिति है वही यहाँ पर विषुव हो जाएगा, जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था? रंगभेद के विरुद्ध, रंगभेद नीति के विरुद्ध एक तो नेल्सन मंडेला ने चलाया था, बाकी ऑप्शन क्या थे बताना। और महात्मा गांधी जी का भी यहाँ पर योगदान रहा है। उन्होंने 6 नवंबर 1913 को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। एक सवाल पूछा गया है, ब्लड प्रेशर है मोस्टली एक्ट करता है, तो बीपी है, रक्तचाप है, वो कहाँ पर लगता है, कहाँ पर कार्य करता है बल? तो ये ज़्यादातर धमनी की जो वाल है, धमनी आर्टरी है, वहाँ पर ये प्रेशर लगता है, तो आर्टरी वाल करेक्ट हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो धमनी पर ज़्यादा लगता है, और जो शिरा रहती है, वेन रहती है, कम लगता है, धमनी है जो अंदरूनी भाग में होती है। अगला सवाल देखिएगा, मेरठ में किसके दौरान विद्रोह हुआ था? तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था उसका नाम पूछा है, तो 1857 की क्रांति के दौरान जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई है, मेरठ में हुई है। इसका श्रेय जाता है धन सिंह गुर्जर को 10 मई 1857 को। कितने वर्ष वाद विवाद या विचार विमर्श के बाद संविधान पर सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये ऑप्शन दिए गए थे कुछ, तो 3 वर्ष यहाँ पर हो सकता है करेक्ट आंसर, क्योंकि जो संविधान बनकर तैयार हुआ है वो 2 वर्ष 11 माह 17 या 18 दिन में हुआ है, तो इस केस में लगभग ये 3 वर्ष हो सकता है। बाकी क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज थी आप कमेंट करके बता सकते हो। और बात करूँ 284 सदस्यों के द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए, तो वो 24 जनवरी 1950 को किए गए हैं। वैसे ये एडॉप्ट हैं, संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, फिर प्रभावी रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया, 5 परमाणु संपन्न देशों के द्वारा 1968 में कौन सी संधि के द्वारा विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाया गया था? तो 1968 में 5 परमाणु संपन्न देशों के द्वारा जो संधि की गई थी वो परमाणु अप्रसार संधि हो जाएगी, प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो परमाणु अप्रसार संधि है उसके तहत परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य, यानी जिनके पास परमाणु हथियार हैं, वो अस्त्र संपन्न राज्य जिनके पास हथियार नहीं है उनको वो टेक्निक नहीं बताएंगे कि किस प्रकार परमाणु बम वगैरह का निर्माण किया जाता है। एक तो इस संधि में ये शर्त हुई थी, और बाकी जो भी देश हैं वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकेंगे। तो ये शांति के लिए 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन के पास आणविक हथियार हैं, और टोटल अब तक 191 देशों ने हस्ताक्षर कर चुके हैं, और ये साइन हुए हैं 1 जुलाई 1968 को। और किन्होंने साइन नहीं किए हैं, नॉन पार्टीज हैं, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और साउथ सूडान हो जाएगा। अगला सवाल, बिल्डिंग, गाड़ी, मशीनरी ये कैसी संपत्ति है, किस प्रकार के एसेट हैं? तो ये फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सभी फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट रहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, एक सवाल पूछा गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ इकोलॉजिकल, इस टाइप से एग्जैक्ट डाटा सवाल नहीं मिला, किस टाइप से पूछे गए हैं कमेंट करके बता देना जिन भी कैंडिडेट को पता है। एक पूछा गया, भूस्खलन के कारण किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होते हैं? तो इसका आंसर भी पता है, वो भी बता देना। नेक्स्ट यहाँ पर एक ओड वन आउट से आपके रीजनिंग में पूछा गया था, सिल्वर, गोल्ड, स्टील और आयरन में विषम कौन सा है? तो ये मिश्र धातु हैं, स्टील का निर्माण होता है आयरन और कार्बन से, बाकी सभी धातुएं हो जाएगी। विटामिन डी से हो जाता है कमी के कारण रिकेट, सूखा रोग है, तो आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाएगा, रक्त की कमी के कारण। तो इस टाइप से इस सेट में पूछे गए लगभग सारे सवाल कवर हो गए। 1-2 सवाल में जो डाउट है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।